बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर सोचने के बाद इंस्पेक्टर अकबर खान बोला, इस सूरत में मेरा मशवरा है कि आप कम अज़ कम 1 माह के लिए मंजर आम से हट जाएं ताकि आपकी तलाश का काम सर्द पड़ जाए। इसके बाद आप किसी भी रास्ते इंडिया से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान मैं कोशिश करूंगा कि किसी एतबार वाले आदमी के साथ मिलकर आपके लिए नकली कागजात तैयार करा दूं और यूं आप बड़ी आसानी से इंडिया से किसी दूसरे मुल्क हवाई रास्ते से जा सकते हैं और फिर वहां से पाकिस्तान पहुंचना बिल्कुल आसान होगा। जहां तक ताल्लुक है छुपकर महीना गुजारने का, इसके लिए मेरी नज़र में ठाकर की हवेली बिल्कुल फिट है। ये हुई ना बात। ठाकर जो खामोशी से हमारी गुफ्तगू सुन रहा था, अकबर खान के चुप होते ही इसकी तायद में नारे लगाते हुए बोला, बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। मैंने इनकार में सर हिलाकर कहा, क्यों? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे घरेलू हालात से वाकिफ नहीं। यहाँ पर एक एक मिनट जैसे सदियां बन के गुजर रहा है। मेरे बस में हो तो मैं उड़कर घर पहुँच जाऊँ। अगर ये बात है तो फिर आपकी मर्जी। इंस्पेक्टर बोला, मैंने आपसे बम्बई पहुँचाने का वादा किया है और कल तक इंशाअल्लाह ताला मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा। इसके जवाब में मैं कुछ ना बोल सका क्योंकि शेव के लिए साबुन लगाने के बाद गुल्लू उस तरह संभाल चुका था। थोड़ी देर बाद जब गुल्लू ने एक दस्ती आईना मेरे सामने पकड़ा तो एक लम्हे के लिए मैं खुद को ना पहचान सका। वैसे आपको खुद इस चीज का ख्याल नहीं आया? मुझे हैरानी से अपना चेहरा तकते देखकर अकबर खान ने पूछा। आया था लेकिन मौका न मिल सका। गुल्लू, बाहर गाड़ी में रखा सूट उमर भाई के लिए निकाल लाओ। जी सर कहकर गुल्लू बाहर निकल गया। ये काबिल एतमाद है? उसके कमरे से निकलते ही मैंने इंस्पेक्टर अकबर खान से पूछा। बिल्कुल, ये पुलिस का एक काबिल एतमाद मुखबर है और बाकायदा तनख्वाहदार सिपाही है, लेकिन उसने कभी वर्दी नहीं पहनी। अपनी तनख्वाह से ज़्यादा ये हजाम के काम में पैसे कमा लेता है। मेरे लिए ये बिल्कुल छोटे भाइयों जैसा है और मैंने मुस्तकिल इसे अपने लिए मुख्तस किया हुआ है। मेरी कोई भी बात इससे मख्फी नहीं। इसके कारआमद होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सेठ हरिचंद दास की बेटी को एक नज़र देखकर उसने पहचान लिया। हालांकि असूलन एक इंस्पेक्टर होने के नाते मुझे इसे पहचानना चाहिए था, लेकिन उसका फोटो देखने के बावजूद मैं इस पर ध्यान न दे सका। शीतल को उसने किस वक्त देखा? मैंने हैरानी से पूछा। अगर सेठ हरिचंद की बेटी का नाम शीतल है तो उसको गुल्लू ने अभी बाथरूम में जाते हुए देखा था। मैं इसे ठाकर की कोई रिश्तेदार समझ रहा था। इंस्पेक्टर वजाहत करते हुए बोला, वैसे ये यहाँ कैसे पहुंची? ये मेरे साथ आई है। मैंने ठाकुर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, आपके साथ? मगर कैसे? उसके पूछने पर मैंने मुख्तसरन शीतल की कहानी सुना दी। रघु दादा, वही दिल्ली का मशहूर दादे के मुतल्लिक कह रहे हो ना? शायद वही हो। मैंने इस बात में सर हिलाया। क्या आप उसके मकान की निशानदेही कर सकते हैं? इंस्पेक्टर अकबर खान ने बेचैनी से पूछा। क्यों नहीं? मैं एतमाद से बोला, आप कागज पेंसिल ला दें, मैं आपको उस जगह का मुकम्मल नक्शा बनाकर दे सकता हूं। अभी लो। इंस्पेक्टर जल्दी से खड़ा हो गया। उसका इरादा शायद अपनी कार से पेंसिल कागज लाने का था, मगर गुल्लू को कमरे के अंदर दाखिल होते देखकर वो दोबारा कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, गुल्लू, सूट कुर्सी पर रखो और भागकर गाड़ी से पेंसिल कागज निकाल लाओ। जी सर कहकर गुल्लू एक मर्तबा फिर कमरे से निकल गया। इस मर्तबा वो जल्दी वापस लौटा। उसने एक नोटबुक और पेन लाकर अकबर खान के हवाले किया, जो उसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने नोटबुक खोलकर एक लम्हे के लिए सोचा और फिर अंदाजे से ठाकर की बस्ती रामपुरा से रघु दादा के अड्डे तक का खाका सा तैयार कर दिया। बाज़ जगहों पर मैंने ज़रूरी अंदराज भी कर दिए। इस दौरान इंस्पेक्टर अकबर खान बेचैनी से पहलू बदलता रहा और ये बेचैनी इस बात की निशानी थी कि रघु दादा की मौत का कारनामा वो अपने नाम से कैश करवाना चाह रहा था। जैसे ही मैं अपने काम से फारग होकर नोटबुक उसके हवाले की, उसने झपट कर नोटबुक पकड़ ली और जल्दी जल्दी उस पर निगाह दौड़ाने लगा। एक दो जगहों के मुतल्लिक उसने पूछने के बाद मुतमिन होकर नोटबुक जेब में डाली और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उमर भाई, अभी आप मुझे इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह मैं सवेरे आ जाऊंगा, फिर बम्बई की तरफ चलेंगे। खाना तो खाकर जाएं। ठाकर जो काफ़ी देर से खामोश बैठा था जल्दी से बोला, नहीं ठाकर साहब, खाने का टाइम नहीं है। अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। मैंने पुरखलूस पेशकश की। आपकी मदद की ज़रूरत तो थी, लेकिन मुझे डर है कि कोई पुलिस वाला आपको पहचान ना ले और हमें लेने के देने पड़ जाएं।
हाँ ये तो है, मैंने इस बात में सर हिलाया। ठीक है फिर हमें इजाजत दें। इंस्पेक्टर और गुल्लू हमसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गए। पुत्र आप जल्दी से नहा लें, भोजन तैयार है, सिर्फ आपका इंतजार है। मैं बस यूं गया और यूं आया, मैं चुटकी बजाते हुए बोला और साथ ही इंस्पेक्टर अकबर खान का लाया हुआ सूट उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। रास्ते में मुझे ठाकर का एक मुलाजिम कमरे की जानिब आता हुआ मिला। उसने हाथ में एक डब्बा सा पकड़ा हुआ था। मुझे देखते ही वो बोला, साहब जी, थानेदार साहब ने आपके लिए जूते भेजे हैं। अच्छा कमरे में रखो, मैं आ रहा हूँ। और वो सर हिलाता हुआ कमरे की जानिब बढ़ गया। खूब जी भर कर नहाने के बाद मैंने सूट पहना। वो हैरानकुन अंदाज में मुझे फिट था। वाकई अकबर खान का मुशाहिदा गजब का था। टाई बांधने का तरीका मुझे नहीं आता था, इसलिए वो लपेट कर मैंने जेब में डाल ली। पिस्तौल और रकम मैं दूसरे कोट की जेब में मुंतकिल करना नहीं भूला था। कमरे में शीतल बन ठन के मेरे इंतजार में बैठी थी। उसने ललिता से शलवार कमीज लेकर पहनी थी। वो खामोशी से मेरे साथ उठकर खड़ी हुई और हम दोनों खाने के कमरे की तरफ बढ़ गए। पूरा खानदान हम दोनों के इंतजार में बैठा था। हमें देखकर उनकी आंखों में सताइश के आसार बड़ी शिद्दत से उभरे थे। आओ पुत्र बैठो, हमें देखते ही ठाकर ने कहा। बड़ी देर कर दी। हाँ अंकल, मैं मुस्कुराता हुआ बोला, बस जरा लश-पश निकाल रहे थे। वाहे गुरु की कृपा से आप दोनों हर लिबास में अच्छे लगते हो पुत्र, ठाकुर पुरखुलूस लहजे में बोला। ये आपकी खूबसूरत नज़र का कमाल है ठाकर चचा, मैं ममनूनियत से बोला। इसी वक्त एक मुलाजिम टेबल पर हमारे आगे खाना चुनने लगा। चचा, डाकुओं के हमले से कितना नुकसान हुआ है? एक चौकीदार कत्ल हुआ है, बाकी के दोनों मुलाजमों ने घोड़ों के अस्तबल में छुपकर अपनी जानें बचा ली थीं। ठाकर ने कहा, ये तो वाहे गुरु की कृपा से आप इधर मौजूद थे, वरना पता नहीं वो हमारा क्या हशर करते। पुलिस इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई थी? मैंने वो सवाल पूछा जो मुझे इंस्पेक्टर अकबर खान से पूछना चाहिए था, लेकिन अपने मसले में उलझकर मुझसे उससे ये पूछने का ख्याल ही नहीं रहा था। थानेदार साहब को पहले से शक था कि बलवंत के भाई आनंद में इतनी जुर्रत नहीं कि थाने पर हमला कर सके। यह जरूर कोई चाल है, इसलिए वो पुलिस फोर्स के साथ रामपुरा थाने में उनके हमले का मुंतजिर रहा। उसकी नज़र में डाकू या तो रामपुरा चौकी पर हमलावर होते या फिर मेरे घर पर, और उसका दूसरा अंदाज़ा ठीक निकला। लेकिन थानेदार साहब से बुनियादी गलती ये हुई कि इसे अपनी फोर्स को दो हिस्सों में तकसीम करके आधी फोर्स मेरी हवेली में रखनी चाहिए थी और बाकी मांदा चौकी में। ये तो शुक्र है वाहे गुरु का कि आप हवेली में मौजूद थे, वरना पुलिस के पहुंचने से पहले डाकू हमारा काम कर देते। अच्छा अब खाना शुरू करो, गपशप बाद में होती रहेगी। सरला देवी रोस्ट मुर्गे का डोंगा मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली। गोश्त के बारे में शायद ठाकुर ने उन्हें कोई खुसूसी हुक्म दिया था कि गोश्त से बनी 2-3 खुसूसी डिशें डाइनिंग टेबल पर नजर आ रही थीं, और इसकी वजह यही थी कि पहले वो मेरे मुसलमान होने से नावाकिफ थे। ठाकर ने भी किसी मसलिहत से उनको नहीं बताया था। बहरहाल कल का अजाला उन्होंने आज के मेन्यू से कर दिया था। यूं भी जिस खाने में गोश्त शामिल ना हो तो मुसलमान को वो खाना ही नहीं लगता। शीतल ने अलबत्ता सिर्फ सब्जी पर ही इक्तफा किया था और इसका साथ सिर्फ सरला देवी ने दिया था। बाकी तमाम ने बड़ी रगबत से गोश्त की डिशों पर हाथ साफ किए थे। खाने के बाद चाय पी गई और इसके बाद मैं और ठाकर हवेली में चहलकदमी करने लगे। प्रकाश ने इस मर्तबा भी औरतों में बैठना पसंद किया था। उसका महबूब मशगला शीतल को घूरना था। वो कमबख्त थी ही इतनी खूबसूरत कि अच्छे भले होशमंदों के होश उड़ा देती थी। प्रकाश की ये दिलचस्पी ठाकर या दूसरों से ढकी छुपी नहीं थी, लेकिन इस बात पर टोकने की ज़रूरत ठाकर ने शायद इसलिए महसूस नहीं की थी कि वो मेरे और शीतल के ताल्लुक से वाकिफ था। उसकी माँ और बहनों ने इसे टोका था या नहीं, इस बारे में मैं लाइलम था। बहरहाल इंडियन सकाफत के लिहाज से ये कोई इतनी मायूब बात नहीं थी। अभी तो शीतल आपके साथ जाएगी ना? ठाकर खामोशी तोड़ता हुआ बोला। मजबूरी है, मैंने जवाब दिया। अगर मैं उसे अपनी बहू के तौर पर पसंद कर लूं तो? ठाकर ने पूछा। मेरी तरफ से खुली इजाज़त है, मैं रजामंदी से बोला। अगर शीतल मानती है तो आज ही दोनों को ब्याह दो। खैर इतनी आसानी से तो वो नहीं मानेगी, ठाकर हंसते हुए बोला। उसके पिताजी से बात करनी पड़ेगी। चलो जैसे आपका जी चाहे इसी तरह कर लेना। मैं इस मौजू से जान छुड़ाते हुए बोला। शायद
लाशौरी तौर पर मुझे शीतल की किसी और के साथ शादी की बात अच्छी नहीं लग रही थी। सुबह तो थानेदार साहब के आने के बाद ही जाना हो सकेगा। जी, मैंने इस बात में सर हिलाया। हम घंटा डेढ़ हवेली में चहलकदमी करते रहे। इस दौरान ठाकर मुझे बम्बई के बारे मुख्तलिफ किस्म की मालूमात मुहैया करता रहा। इसका मतलब है अगर हम बगैर आराम किए चलते रहें तो बम्बई तक 20-25 घंटों में ही पहुंचेंगे। बिल्कुल, ठाकर ने कहा, लेकिन रास्ते में आराम नहीं करोगे तो खाने पीने और दूसरी ज़रूरियात के लिए तो रुकना पड़ेगा ही ना। चलो फिर कमरे में चलें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आराम स्टोर कर लूँ, मैं हंसते हुए बोला, और हम दोनों अंदरूनी हवेली की जानिब बढ़ गए। लेकिन आराम मेरी किस्मत में नहीं था। दूर से ही मुझे प्रकाश और कामनी के नारे सुनाई देने लगे। क्या हो गया भाई? हम जैसे ही कमरे में घुसे ठाकर ने पूछा। वो चारों कारपेट पर आमने सामने बैठे ताश खेल रहे थे। शीतल और ललिता गालबन बाजी हार गए थे। ठाकर के पूछने पर कामनी ने यही कुछ जोशो खरोश से बताया था। अच्छा, अब हम दोनों के साथ कौन खेलेगा? ठाकर बच्चों के से लहजे में बोला। ये इसकी खूबी थी कि रोजमर्रा के मसाइल में वो संजीदा, बुर्दबात और नहायत होशमंद नजर आता था, लेकिन इसके बरक्स जब अपने बच्चों के दरमियान गपशप के लिए बैठता तो रवायती सिख दिखाई देता था। मगर मुझे तो कोई खास खेलना नहीं आता, मैंने जान छुड़वानी चाहिए। जैसे भी खेलना आता है, अब तो खेलना पड़ेगा। तुम्हारी वाइफ ने प्रकाश भैया को चैलेंज किया था और हार गई, अब क्या बदला नहीं लोगे? कामनी तेज लहजे में बोली। अच्छा, मैं गोया हार मानते हुए बोला, चलो ठाकर चचा, फिर जीती हुई टीम से 2-2 हाथ हो जाएं। नहीं नहीं, कामनी ने एक मर्तबा फिर मुदाखलत की। आप और भाभी बैठें, डैडी को बैठने दो गुड़िया, प्रकाश ने कहा। इन दोनों के साथ सही मजा नहीं आएगा। छोड़ें ठाकर चचा को, मैं ताश की गड्डी पकड़कर शीतल के सामने बैठता हुआ बोला। अपनी जंग हम खुद लड़ेंगे। तमाम मेरी बात पर बेसाख्ता हंस पड़े थे। पत्ते लगाकर मैंने महारत से बांटे और पहली दफा में उनको बाजी हो गई। प्रकाश और कामनी एक दूसरे को इल्जाम देने लगे। दोनों का मौकफ था कि दूसरे की गलती से बाजी हुई है। चलो, जिसकी भी गलती थी, गेम तो बराबर हो गई ना, मैं इत्मीनान से बोला। ठीक है, लेकिन हार जीत का तो फैसला होना चाहिए ना, प्रकाश इसी अंदाज में बोला। एक और बाजी खेलते हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा। इस मर्तबा भी पहले हाथ उनको बाजी हो गई। ठाकर बेसाख्ता कहका लगाकर हंस पड़ा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है पुत्री, ठाकर कामनी की जगह बैठता हुआ बोला। उमर पुत्र काफी मंझा हुआ खिलाड़ी लगता है, लेकिन ये ठाकर की भूल थी कि वो खुद मैदान में उतरकर उमर को हरा लेगा। पहली बाजी हारते ही उसने पत्ते फेंक दिए। तेरी गेम हमारी बुद्धि में नहीं आ रही पुत्र, ठाकर खुले दिल से बोला। जान भैया, मुझे भी इस तरह खेलना सिखा दो ना, ललिता मेरी बगल में घुसती हुई बोली, ताकि मैं भी प्रकाश भैया से अपनी शिकस्त के बदले ले सकूं। रोजाना मुझे हराता रहता है। मैंने शीतल की जानिब देखा। वो ललिता के इस तरह मेरे साथ मिलकर बैठने पर बड़े कड़े तेवरों से उसे घूरने लगी थी, लेकिन मैं जानबूझकर उससे अनजान बनकर ललिता से बोला, छोड़ो इस गेम की चालों को, मैं तुम्हें जादू की गेमें सिखाता हूँ। वाकई? वो हैरानी से बोली। आपको जादू की गेमें आती हैं? ऐसी वैसी? मैंने मसनूही फखरिया लहजे में कहा। मैं भी सीखूंगी। कामनी भी भागकर मेरे पास आ बैठी और मैं ताश की गड्डी पकड़कर उन्हें मुख्तलिफ बाजियां सिखाने लगा। शीतल बड़े गुस्से से मुझे घूर रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो इन दोनों को कच्चा ही चबा जाती। मैं दिल ही दिल में उसकी इस हालत से लुत्फअंदोज हो रहा था। मैंने महसूस किया कि ललिता कुछ ज्यादा ही पुरजोश हो रही थी। किसी नौजवान लड़की का मर्द से अटकेलियां करना बिलाशुबा हमारे मुआशरे में मयूब है, मगर इंडियन मुआशरे में इसको कोई अहमियत नहीं दी जाती। मैं जिन हालात से गुजर रहा था, इनमें शीतल जैसी अक्लो खुद से बेगाना कर देने वाली हुस्न की मालिक लड़की भी मुझे खास मुतासर नहीं कर सकी थी। कुजा ललिता जैसी आम शक्लो सूरत की लड़की जिसकी खूबी सिर्फ इतनी थी कि वो जवान थी। शीतल ज्यादा देर ललिता की पेशकदमी को बर्दाश्त न कर सकी और ललिता से बोली, ललिता छोड़ो ताश को, चलो मेरे साथ, मुझे अपने कपड़े दिखाओ ताकि मैं उनमें से अपने लिए 1-2 जोड़े पसंद कर लूं। कल हमने जाना है, मेरे पास सिर्फ यही कपड़े हैं जो मैंने पहने हुए हैं। शीतल की मकारी देखकर मेरा दिल चाहा कि कहका लगाकर हंस दूं,
लेकिन मजबूरन मुझे अपनी हंसी दबानी पड़ी और मैं ज़ेरे लब मुस्कुराकर नीचे देखने लगा। चलते हैं दीदी, ललिता ने जान छुड़ाने की कोशिश की। अभी तक तो शाम होने में काफ़ी देर है और आपने तो सुबह ही जाना है। बुरी बात बेटा, ठाकर ने ललिता को कहा। अभी चलो और अपनी बहन को कपड़े दिखाओ। वापस आकर उमर पुत्र से जो कुछ सीखना है सीख लेना। उमर भी तो सुबह तक इधर ही है ना। और ललिता बादल ना ख्वास्ता उठकर शीतल के साथ चल दी। तुम भी चलो गुड़िया, मैंने ताश की गड्डी इकट्ठी करके कामनी के हवाले करते हुए कहा। अभी नहीं भैया, वो लाड से बोली। ललिता दीदी चली गई है, इसकी गैर मौजूदगी में मुझे 2-3 गेमें सिखा दो ना। नहीं, मैं मुस्कुराते हुए बोला। ललिता को पता चल गया तो वो मेरी जान को आ जाएगी और फिर इसे भी जब तक वो गेमें सिखा नहीं दूंगा वो मेरी जान नहीं छोड़ेगी। मेरा इरादा अब आराम करने का है। कामनी उठो, भाई को आराम करने दो, ठाकर ने कहा। पिताजी आप भी ना बस। कामनी मुंह बसोड़ती कमरे से निकलती चली गई। ठीक है पुत्र, अब आप आराम करें, ठाकर अपनी जगह खड़ा होता हुआ बोला। सरला देवी भी उसके साथ उठ खड़ी हुई। सफर काफी लंबा है और दौरान सफर आपको आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। मेहरबानी ठाकर चचा, मैंने कहा और वो दोनों भी रुखसत हो गए। थोड़ी देर बाद ही शीतल कमरे में दाखिल हुई। हाथ में मौजूद कपड़ों का बंडल अलमारी में फेंककर वो सीधी मेरी तरफ बढ़ी और मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर अफसुर्दगी से बोली, जान, क्या हकीकतन आपको ललिता मुझसे ज्यादा पसंद आई है? हालांकि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है। शीतल, तुम्हारा दिमाग तो अपनी जगह पर है। मैं हल्की नाराजगी से बोला। मैंने कब कहा है कि ललिता मुझे पसंद है? तो फिर ये सब क्या था? क्या? मैंने हैरानी से पूछा। यही ललिता का आपकी बगल में घुसना, बाजू पर चुटकियां काटना और दूसरी नारवा हरकत का इर्तिकाब करना, जवाबन आपका उसकी हौसला अफजाई करना। जब अकल बांटी जा रही थी ना तो तुम अपने हिस्से की सूरत लेकर दोबारा इसी लाइन में खड़ी हो गई थी। इसलिए सूरत तो खूब हासिल कर ली लेकिन अकल के हसूल में नाकाम रही। फोकट में ना टरखाओ, मेरी बात का जवाब दो। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा था, लेकिन उसके बात करने का अंदाज यूं था जैसे वो गुस्से में हो। मैं अपने हर फेल में खुद मुख्तार हूँ। मेरा लहजा अच्छा खासा खुश्क था। उसके चेहरे पर छलकने वाली खुशी मांद पड़ गई और वो मेरा हाथ छोड़ते हुए धीमे लहजे में बोली, सॉरी मिस्टर उमर जान, मैं क्षमा चाहती हूँ कि मेरी बात से आपको तकलीफ पहुंची। और मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर करवट बदल कर आंखें बंद कर लीं। गो उसका लहजा अफसुर्दा था जिससे मुझे दुख पहुंचा था, लेकिन मेरा मकसद इसे अपनी जात से मुतनफ़र करना था। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे गलत किस्म की उम्मीदें बांधे। मुझे करवट लिए 1-2 लम्हे ही गुजरे थे कि मेरी समात में उसकी सिसकियां गूंजी। मैंने मुड़कर देखा तो वो मुझे अपनी जगह पर बैठी नजर आई। दोनों हाथ गोद में रखे टिप टिप आंसू बहा रही थी। मैं घबराकर उठ बैठा। ए शीतल, क्या हुआ? मैं इसे कंधों से पकड़कर बोला। खैर तो है? क्या घर याद आ रहा है? मुझे इस रोने का सबब मालूम था, मगर मैं इस मौजू को छेड़ने से डरता था। इसमें कोई शक नहीं कि आंसू दुख के इजहार का सबसे आसान और मुकम्मल जरिया है। खुसूसन औरतें तो उनको बतौर हथियार इस्तेमाल करती हैं। ये इनका ऐसा हथियार है जिनका वार कभी ओछा नहीं पड़ता। मैं अपने रवैये पर पहले भी नादम था, लेकिन इसे रोते देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसके साथ ज्यादती की है। मेरे पूछने पर उसने नफी में सर हिलाया और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। यार, एक तो तुम छोटी छोटी बातों पर जो रोना शुरू कर देती हो ना। मेरा लहजा खुशगवार था। मैं तो यूं ही तुम्हें छेड़ रहा था। कहाँ ललिता और कहाँ तुम? तुम्हारा उससे भला क्या मुकाबला? झूठ बोल रहे हैं आप। मेरे अलावा हर लड़की के साथ आप हंस खेल सकते हैं। एक मैं जन्मों जली ही आपको नापसंद हूँ। मैं इससे पहले कि उसके इल्जामात की फहरिस्त लंबी होती, मैंने उसे अपनी जानिब खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर एक हाथ से उसके बाल बिखराते हुए कहा, मुझे डर लगता है तुम्हारे जानलेवा हुस्न से, इसलिए तुझसे परे परे रहता हूँ। मेरी बात सुनकर पहले तो उसने बेयकीनी में मुझे देखा, मगर फिर मेरी आंखों में सच्चाई के रंग देखकर सरशारी से आंखें मूंद लीं और सर मेरे कंधे पर टिका दिया। मैंने उससे गलत नहीं कहा था। उसका साथ पत्थर को भी पिघला सकता था। कई लम्हे इसी तरह खामोशी से गुजर गए। वो आंखें मूंदे रंगीन तस्वरों में गुम थी। अब जाओ ना, मैं उसकी जुल्फें बखेरते हुए बोला। काश वक्त यहीं रुक जाए। उसकी हसरत भरी आवाज गूंजी।
शीतल पगली, वक्त कभी नहीं गुजरता, हम गुजर जाते हैं। और चलते चलते जब एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि वक्त तो वहीं रुका हुआ है, हम बाकी नहीं रहे। जान, अगर आप वापस न जाएं, मैं भी नहीं जाती। ठाकर के ऊपर आपके काफ़ी एहसानात हैं, वो ज़रूर हमारे लिए कोई ठिकाना मुहैया कर देगा। मुझे मजबूर मत करो। मेरे लहजे में बेबसी थी, इसी वजह से मैं तुझे बम्बई तक साथ नहीं ले जाना चाहता था। मुझे पता है कि तुम हद्दुल वसा मुझे रोकने की कोशिश करोगी। कल रात तो मैं निकल भी गया होता, मगर मेरी बदकिस्मती के मैं फीकी हंसी हंस दिया। मुझे पता है उसने एक मर्तबा फिर आंखें मूंद लीं। क्या यही कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ और जिस वक्त भी तुझे मौका मिला मुझे ज़रूर छोड़ जाओगे। अच्छा, छोड़ो इस मौजू को और जाओ, मैं थक गया हूँ। नहीं, वो हरदर्मी से बोली, मुझे नींद आ रही है और मैं इसी जगह सोऊंगी। मैंने बहस करना मुनासिब न समझा और खुद भी तकिए को दोहरा करके उसके पास बैठ गया। नींद मुझे यूं भी नहीं आ रही थी, बस मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात में खोया रहा। शीतल सचमुच मेरी गोद में सर रखे सो गई थी। नींद में उसका हुस्न और भी उजागर हो गया था। मैंने उसके पुरकशिश चेहरे से नजरें चुराईं और आंखें मूंद लीं। जारी है।